हाय एवरीवन, वेलकम टू आईएमए। हम लोगों ने आपके लिए रियल एनालिसिस का कोर्स स्टार्ट किया था फॉर डीटरप्लेसबी, टीजीटी एंड पीजीटी। एंड ये जो कोर्स है ना सिर्फ डीटरप्लेसबी के लिए होगा, बल्कि आपको कोई भी टीचिंग का एग्जाम हो जहां रियल एनालिसिस पूछा जाता है, उसके लिए ये कोर्स सफिशिएंट रहने वाला है। रियल एनालिसिस का ये 7th लेक्चर है। तो अगर आपने हमारे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो रियल एनालिसिस की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाकर के आप हमारे पुराने सभी लेक्चर्स देख सकते हो। साथ ही साथ अभी हमारा ओडी का कोर्स भी यूट्यूब पर चल रहा है। तो अगर आप हमारे ओडी के लेक्चर्स देखना चाहते हो तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है, वहां से जाकर के आप हमारे ओडी के लेक्चर्स भी देख सकते हो। अब बात करते हैं आज की क्लास के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शंस का। फंक्शंस के बारे में ऑलरेडी हम कुछ चीजें देख चुके हैं, आज उसी डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। फंक्शंस में हम लोग फंक्शंस की डेफिनेशन के बारे में बात कर चुके हैं एंड इसके कुछ टाइप्स के बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जैसे कि इंजेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं एंड सर्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड कुछ और फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि बाइजेक्टिव फंक्शन, इनटू फंक्शन। तो उन फंक्शंस पर भी हमने बात की थी। साथ ही साथ हमने एल्जेब्रिक फंक्शन एंड ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के बारे में बात की थी। फिर इसके बाद में हमने एक्सप्लिसिट एंड इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में बात की थी। देन इवन एंड ऑड फंक्शन के बारे में बात की थी। फिर हमने लास्ट क्लास में पीरियोडिक फंक्शन के बारे में बात की थी। तो इन सभी चीजों पर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज की क्लास में हम लोग कंपोजिट फंक्शन एंड इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है कंपोजिट फंक्शन का। तो देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। तो हमारे पास कोई दो फंक्शन है, एफ एंड जी। एफ हमारा डिफाइन है ए से बी में एंड जी हमारा डिफाइन है बी से ए में। तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं जी ओ इसको बोलते हैं जी फंक्शन। जी इज अ फंक्शन ऑफ एफ। इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। एंड जी ऑफ एफ क्या होता है, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या होता है, जी ऑफ एक्स। इस तरह से हम इस फंक्शन को डिफाइन करते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट फंक्शन। डेफिनेशन से शायद आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, बट हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो फंक्शन होता है इसका डोमेन हमारा ए हो जाता है एंड को डोमेन हमारा सी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि लेट्स से कि एफ हमारा जो फंक्शन है वो ए से बी में है। तो ए कोई ये सेट है एंड बी कोई ये सेट है। तो ए क्या कर रहा है, यहाँ के एलिमेंट्स को यहाँ ले जा रहा है, ए से बी में लेकर के जा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया फंक्शन एफ। एंड जी एक ऐसा फंक्शन है जो बी के एलिमेंट को सी में लेकर के जा रहा है। तो ये है हमारा जी। जी ऑफ एफ हमने डिफाइन किया है कैसे, इसे डिफाइन किया है इस तरह से। तो ये कौन से एलिमेंट को, एक्स जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, क्योंकि एफ का जो डोमेन है वो ए है। तो एफ हमारा ए से पहले बी में एलिमेंट को लेकर के गया है एंड जी हमारा फिर बी से सी में लेकर के जा रहा है। तो ओवरऑल जो हमारा जी ऑफ एफ का जो डोमेन है वो हमारा होगा ए, क्योंकि फंक्शन एफ का जो डोमेन है वो ए है और ये ए के एलिमेंट को सी में लेकर के जा रहा है। तो इस तरह से ए हमारा डोमेन होगा और सी हमारा कोडोमेन होगा। तो इस तरह से हम कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं और इस फंक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से ए हमारा 1, 2, 3 है, बी हमारा
ए बी सी है एंड सी हमारा एक्स वाई और जेड है, और एफ हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो ए के एलिमेंट को बी में लेकर के जा रहा है, इस तरह से कि 1 की मैपिंग हो रही है ए पर, 2 की मैपिंग हो रही है बी पर एंड 3 की मैपिंग हो रही है बी पर। ठीक है, फंक्शन है ये, हमने कोई भी कंडीशन नहीं डाली है कि ये सब्जेक्टिव है या इंजेक्टिव है। तो फंक्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ ये कंडीशन होती है कि ये ए के सारे एलिमेंट को बी में मैप करेगा एंड कोई भी दो एलिमेंट, कोई भी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है एफ। इसी तरह से एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं जी, वो जा रहा है हमारा बी से सी में, ये हमारा बी है एंड एक्स वाई जेड ये हमारा सी है। तो इसको हम इस तरह से मान लेते हैं कि ए हमारा एक्स पर जा रहा है, बी हमारा वाई पर जा रहा है एंड सी हमारा जेड पर जा रहा है। ठीक है, तो अब हम डिफाइन करने की कोशिश करते हैं जी ओ एफ। ये हमारा कहाँ से जाएगा, ये हमारा ए से सी में जाएगा, और किस तरह से जाएगा कि ए हमने लिया है 1 2 3, बी हमने लिया है ए बी सी एंड सी लिया है हमने एक्स वाई जेड। तो ये जो फंक्शन है ये इस तरह से डिफाइन होता है। तो एफ ऑफ 1 हमारा क्या है, एफ ऑफ 1 है हमारा ए, तो जी ऑफ एफ ऑफ 1 हमारा क्या आएगा, जी ऑफ ए एंड देन जी ऑफ ए हमारा क्या आएगा एक्स, तो ये जाएगा एक्स के ऊपर। ठीक है, इस तरह से तो 1 हमारा एक्स के ऊपर जाएगा, ये कैसी मैपिंग है, ये हमारा है जी ऑफ एफ। ठीक है, इसी तरह से 2 हमारा बी पर जा रहा है एंड बी हमारा वाई पर जा रहा है। तो ये जो 2 से वाई पर जाने वाली जो मैपिंग है वो हमारी होगी जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ ऑफ 2। ठीक है, इसी तरह से हम जब 3 को भी बी पर भेजेंगे एंड बी हमारा इसको वाई पर लेकर के जाएगा, तो हमारा जो जी ऑफ एफ ऑफ जो 3 बनेगा वो भी हमारा वाई ही बनेगा एंड जी ऑफ एफ ऑफ 2 जो बनेगा वो भी वाई ही बनेगा। तो इस तरह से हम कोई भी जो कंपोजिट फंक्शन होता है उसे डिफाइन करते हैं। तो इस एग्जाम्पल की मदद से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इन जनरल अगर हम बात करें तो जैसे कि लेट्स से कि अगर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कोई फंक्शन है एंड जी ऑफ एक्स कुछ हमारा ले लेते हैं साइन एक्स। ठीक है, तो देखिए कि जो हमारा ये कंपोजिट फंक्शन बनेगा वो किस तरह से बनेगा, उसको हम कुछ इस तरह से लिख रहे होंगे एंड ये एफ ऑफ एक्स हमारा क्या है, ये है हमारा एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ जी ऑफ एक्स स्क्वायर लिखेंगे एंड जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आएगा, अब एक्स की जगह हमारा एक्स स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये हमारा कुछ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक है, तो जो हमारा फंक्शन यहाँ पर जी ऑफ एक्स साइन एक्स था, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारा क्या हो गया साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से हम इन जनरल कोई भी कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन कर रहे होते हैं। आपको चीजें अच्छे से समझ आई होंगी। अब आगे हम इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले है हमारी इवन एंड ओड फंक्शन के बारे में, कि अगर हमारा एफ इवन हो जाए जी इवन हो जाए, या फिर एफ हमारा ओड हो जाए और जी इवन हो जाए, तो इसी तरह से अलग अलग हमारे पास 4 कॉम्बिनेशन बनता है। तो जो हमारा कंपोजिट फंक्शन होगा वो हमारा कैसा दिखेगा उस बारे में बात करेंगे। तो लेट्स से हम पहला ही देख लेते हैं, प्रूफ करके देखते हैं कि ये कैसे हो रहा है। हमारे पास है कि जी एफ भी हमारा इवन है और जी भी हमारा इवन है, तो जो हमारा जी ऑफ एफ होगा वो भी हमारा इवन ही होगा। इवन फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, कोई भी फंक्शन हो उसके लिए अगर एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स हमारा एफ ऑफ एक्स आ जाए फॉर ऑल एक्स इज बिलोंग्स टू डोमेन, तो हमारा जो एफ होता है वो क्या होता है हमारा इवन फंक्शन। सिमिलरली अगर हमारा
एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स जो है, माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स आ जाए, तो ये जो फंक्शन बनेगा ये हमारा फॉर ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू डी डोमेन, तो जो ये फंक्शन बनेगा वो हमारा बनेगा एफ ओड फंक्शन। तो इस तरह से हम इवन एंड ओड को डिफाइन करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास एफ भी इवन गिवन है और जी भी इवन गिवन है, मतलब एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स भी हमारे पास एफ ऑफ एक्स है, एंड जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स भी हमारे पास जी ऑफ एक्स है। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन देखते हैं, जी ऑफ एफ हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास कुछ इस तरह से लिखेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स, जो कि अगेन हमारे पास क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स। तो ये तो हमारे पास क्या आ गया वापस से, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए जी ऑफ एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स हमारा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के बराबर आ गया, तो ये हमारा इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये थर्ड वाला, क्योंकि ये ओड एंड ओड का तो बिल्कुल एज इट इज सेम प्रूफ है, सिमिलरली ही है चारों तो, बट एक एग्जांपल और देख लेते हैं जिससे कि चीजें बेहतर तरीके से क्लियर हो। लेट्स से कि अब हमारा एफ हमारा इवन है, तो हमारा वापस से एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स हमारा क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स, एंड अब की बार हमारा जी हमारा ओड है, तो ये हमारा आ जाएगा जी ऑफ माइनस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का जी ऑफ एक्स। ठीक है, अब हम देखते हैं जी ऑफ एफ के बारे में, ये हमारा बनेगा एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये देखिए, ये एफ ऑफ माइनस ऑफ एक्स क्या था, हमारा एफ ऑफ एक्स ही था, तो ये हमारा वापस से जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बन जाएगा, तो वापस से हमारा ये आ गया, तो ये भी हमारा इवन फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग, ये चार चीजें हैं, चार रिजल्ट हैं, तो इस तरह से हम इवन एंड ओड के बारे में देख सकते हैं कि कंपोजिट फंक्शन जो होगा हमारा इवन होगा या ओड होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट की कम्यूटेटिविटी के बारे में, कि जो फंक्शन एफ ऑफ जी जो होता है वो जी ऑफ एफ के बराबर नहीं होता है। इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, काउंटर एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट्स से कि हमारा एफ ऑफ एक्स जो है वो हमारा है एक्स स्क्वायर, एंड जो साइन एक्स, जो साइन ऑफ एक्स है वो है हमारा जी ऑफ एक्स। ठीक है, तो जब हम एफ ऑफ जी डिफाइन करेंगे, तो ये हमारा क्या बनेगा, ये हमारा बनेगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो हमारा आएगा एफ ऑफ जी ऑफ एक्स क्या है, हमारा साइन एक्स है, एंड एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स हमारा क्या आएगा, साइन एक्स, क्योंकि एफ ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, क्योंकि एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या बन रहा है हमारा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड एफ ऑफ एक्स क्या है, हमारा एक्स स्क्वायर है, एंड जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है हमारा साइन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ देखिए साइन साइन एक्स ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर है, तो ये जो दोनों फंक्शन है वो दोनों फंक्शन सेम नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ जी इज नॉट इक्वल टू जी ऑफ एफ। ठीक है, तो जो कम्यूटेटिविटी है वो होल्ड नहीं करती है इन केस ऑफ कंपोजिट फंक्शन। अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी के बारे में, तो कम्यूटेटिविटी तो होल्ड नहीं करती है, बट एसोसिएटिविटी होल्ड कर जाती है। कैसे, देख लेते हैं, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स क्या होगा हमारा, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स, तो ये हमारा बनेगा एच ऑफ एक्स। ठीक है, क्योंकि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स को हम क्या लिखते हैं, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ भी हमने सेम ही चीज करी है, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स था, तो एफ ऑफ जी इसको कोई एक फंक्शन मान लिया हमने के। ठीक है, देन हम इसको कोई एक फंक्शन मान लो के, तब शायद चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए।
इसको अगर हम इस तरह से लिखें तो इसको हम क्या लिखेंगे, k ऑफ h ऑफ x ही तो लिखेंगे। ठीक है, तो वही चीज लिखी है यहाँ पर भी। तो इसको फिर आगे हम और एक्सप्लेन करते हैं कि इसको हम ले लेते हैं f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। तो फिर इसको लिखेंगे हम f ऑफ, अब की बार g के साथ, g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, g ऑफ h ऑफ x। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारा वापस से f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। तो ये हमारा क्या आ गया, f ऑफ g ऑफ h ऑफ x। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी एसोसिएटेड होल्ड कर जाती है। तो इस तरह से हम इस चीज का प्रूफ कर सकते हैं। तो अब देखते हैं आगे की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अब जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो हमारी इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड है। तो एक बार हम जब इनवर्स फंक्शन देख लेंगे उसके बाद इन सारी चीजों के बारे में बात कर रहे होंगे। तो पहले हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करते हैं एंड देन इन सारी चीजों को वापस से रिविजिट करेंगे। आगे आने वाली दोनों प्रॉपर्टीज भी हमारी इनवर्स फंक्शन से ही रिलेटेड है। तो पहले हम लोग इनवर्स फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो हमारा इनवर्स फंक्शन जो होता है वो हमारा क्या होता है, लेट्स से f एक हमारा फंक्शन है a से b एंड g हमारा b से a एक और फंक्शन है, और f जो है हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो कि a के एलिमेंट को b में लेकर के जा रहा है, एंड g जो है हमारा एक ऐसा फंक्शन है जो b के एलिमेंट को a में लेकर के जा रहा है। और ये किस तरह से लेकर के जा रहे हैं कि लेट से अगर x कोई एक एलिमेंट a में है और ये x जो है f के अंडर y पर जाता है, तो y जो है वो g के थ्रू x पर जाएगा। तो अगर ऐसा होता है तो f और g एक दूसरे के इनवर्स फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन को डिफाइन करते हैं। यहाँ भी वही सारी चीजें लिखी हुई हैं कि जो हमारा f है g ऑफ y, g ऑफ y हमारा कहाँ जा रहा है, x के ऊपर। ठीक है, और f ऑफ x हमारा कहाँ जा रहा है, वापस से y के ऊपर। और ये जो बात है, ये जो प्रॉपर्टी है वो हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करनी चाहिए, तभी हमारा ये इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। एंड जब हमारी ये कंडीशन होल्ड करेगी तो हमारी ये वाली कंडीशन भी अपने आप ही होल्ड कर जाएगी। यहाँ देखिए कि कुछ बातें नोट करने वाली हैं कि जो g है वो भी एक फंक्शन है फ्रॉम b टू a। इट मीन्स कि b के हर एक एलिमेंट के लिए देयर एग्जिस्ट सम x such that g of y is equal to x। ठीक है, एंड देन जो हमारा फंक्शन है f वो हमारा a से b में फंक्शन है। तो ये फंक्शन f भी x को कहीं ना कहीं तो लेकर के जा ही रहा होगा, और कहीं ना कहीं क्या ये वापस से f के अंडर y के पास जा रहा होगा। तो मतलब कि फॉर ऑल y f के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही होगी। मतलब कि यहाँ पर कोई भी हम y लेते हैं तो उसके लिए कोई ना कोई प्री इमेज x में एग्जिस्ट, a में एग्जिस्ट करेगी ही करेगी। इसलिए ये जो फंक्शन है हमारा f वो हमारा एक सर्जेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। कि अगर ये सर्जेक्टिव फंक्शन नहीं होगा तो हमारा जो इनवर्स फंक्शन है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इन सिमिलर सेंस अगर हम लोग बात करें, कोई दो एलिमेंट x1 और x2 है जो हमारा y के ऊपर जाता है अंडर द मैपिंग f। ठीक है, तो जब हम g ऑफ y के बारे में बात करेंगे तो g ऑफ y क्या है, इनवर्स इमेज। तो वो हमारा कहाँ कहाँ पर जाएगा, x1 पर भी जा रहा होगा और x2 पर भी जा रहा होगा।
तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन आ गया फंक्शन की डेफिनेशन का ही। तो इसलिए जो एफ है उसको हमारा इंजेक्टिव भी होना पड़ेगा। तो अगर एफ हमारा सर्जेक्टिव है और इंजेक्टिव भी है तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बाइजेक्टिव। तो हमारे पास अभी एक कंडीशन है कि इनवर्स फंक्शन कब डिफाइन होगा, जब एफ हमारा बाइजेक्टिव होगा तभी हमारा इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। और देखिए कि एफ इनवर्स जी होता है और जी इनवर्स एफ होता है। तो अगर हमारा एफ अगर बाइजेक्टिव है, एफ अगर हमारा बाइजेक्टिव है तभी हमारा इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है, और इनवर्स फंक्शन डिफाइन हो रहा है इसलिए फिर हमारा जी भी हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कुछ चीजें निकल करके आती हैं कि एक कंडीशन तो ये कि एफ के लिए इनवर्स तभी एग्जिस्ट करेगा इफ एंड ओनली इफ जब एफ हमारा बाइजेक्टिव होगा। ठीक है, और साथ ही साथ जो एफ इनवर्स जो होगा वो भी हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से एक हमारी ये प्रॉपर्टीज हो गई, एक कंडीशन हो गई कब हमारा इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। अब बात करते हैं कि अगर एफ हमारा मोनोटोनिक हो गया, पहले तो बात करते हैं मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है। मोनोटोनिक का मतलब होता है लगातार। ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब कि वो फंक्शन बढ़ता ही जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा x1 ग्रेटर देन x2 है तो जो हमारा एफ ऑफ x1 भी जो होगा वो एफ ऑफ x2 से बड़ा ही होगा, कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है इसलिए यहाँ पर इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया। अगर स्ट्रिक्टली नहीं लिखा होता, सिर्फ इंक्रीजिंग लिखा होता तो यहाँ पर इक्वलिटी का साइन भी लगता। ठीक है, सेम केस कि डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा कि अगर हमारा x1 ग्रेटर देन x2 है तो जो हमारा एफ ऑफ x1 जो होगा वो एफ ऑफ x2 से छोटा होगा। अब की बार जैसे जैसे हम x की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू घटती जा रही है। ठीक है, और ये दोनों फंक्शन कहाँ डिफाइन है, आर के ऊपर। तो जो फंक्शन होगा वो क्लियरली लेट्स से कि अगर x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है तो x1 या तो x2 से बड़ा होगा या छोटा होगा। तो इन इन बोथ ऑफ द केसेस कोई भी हम केस उठा लेते हैं तो जो हमारी f की वैल्यू आएगी, x1 x2 की जो वैल्यू आएगी वो या तो इससे बड़ी आएगी या छोटी आएगी, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग के बारे में बात हो रही है। तो या तो बड़ी आएगी या छोटी आएगी, बराबर तो आ ही नहीं सकती। तो यहाँ से हमारा जो f होगा वो हमारा इवन फंक्शन बन जाएगा। और बात रही कोडोमेन की, तो कोडोमेन हम फंक्शन के अकॉर्डिंग रेंज ले लेंगे। जो भी हमारा फंक्शन होगा उसकी जो रेंज होगी वही हम कोडोमेन ले लेंगे, तो इजीली हम लोग एक इन्वर्टिबल फंक्शन को डिफाइन कर पा रहे होंगे। तो जब कभी भी कोई हमें मोनोटोनिक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन दे दे तो हम इजीली एक इनवर्स फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक इनवर्स फंक्शन की ही प्रॉपर्टी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो डोमेन और रेंज जो होती है इनवर्स फंक्शन की वो स्वैप कर जाती है। मतलब कि क्या कि f अगर a से b में फंक्शन है तो f इनवर्स जो होता है वो b से a में फंक्शन होता है। एंड हम जानते हैं कि f हमारा बाइजेक्टिव है, तो इसकी जो रेंज होगी वो इसकी कोडोमेन के बराबर होगी। तो जब f हमारा बाइजेक्टिव है, रेंज कोडोमेन के बराबर है, तो इसका डोमेन तो हमें पता ही है कि a है। जो रेंज आएगी वो हमारी आ जाएगी b। एंड f इनवर्स के केस में हमारा डोमेन आएगा क्या, b आ जाएगा, और जो रेंज आएगी वो हमारी a आ जाएगी, क्योंकि f इनवर्स भी तो हमारा बाइजेक्टिव है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो इनवर्स फंक्शन होता है उसका जो डोमेन और रेंज होता है वो स्वैप कर जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में। नेक्स्ट रिजल्ट जो है हमारा वो ये है कि f इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू f ही होता है। ये कैसे होता है, लेट्स से f ऑफ x इज इक्वल टू y है।
एंड जो एफ इनवर्स है इसको हम कोई फंक्शन जी मान लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा एफ इनवर्स ऑफ वाई होगा वो एक्स होगा। तो जब एफ इनवर्स और जी हमारे इक्वल फंक्शन है तो जी ऑफ वाई इज इक्वल टू भी तो एक्स ही होगा। एंड जी ऑफ वाई इज इक्वल टू एक्स है तो जी इनवर्स ऑफ एक्स हमारा वाई आएगा। एंड देन जी इनवर्स क्या था हमारा, जी हमारा फंक्शन था एफ इनवर्स का। तो एफ इनवर्स ऑफ एक्स क्या आया हमारा, वाई आया। एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू भी वाई है हमारा। तो हमारे ये दोनों फंक्शन बराबर आ जाते हैं। इस तरह से हम इस रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं और हमारे पास काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल करके आता है कि एफ इनवर्स ऑफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ होता है। अब आगे बात करते हैं इनवर्स इमेज ऑफ ए सेट के बारे में। तो लेट्स से कि एफ हमारा ए से बी में एक फंक्शन है एंड हम जानते हैं कि एक इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए इसका बाइजेक्टिव होना जरूरी है। बट एक इनवर्स इमेज डिफाइन करने के लिए फंक्शन के बाइजेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। लेट्स से कि सी हमारा कोई सबसेट है बी का, तो इनवर्स इमेज ऑफ सी ये हमारा क्या होगा, सेट ऑफ ऑल प्री इमेजेज ऑफ सी। मतलब कि सी के जितने भी एलिमेंट हैं उन सारे एलिमेंट के अगर हम प्री इमेज का एक सेट बनाते तो वो हमारा इनवर्स इमेज ऑफ सी आएगा। नोटेशन इस तरह से हम करते हैं। ठीक है, और अगर मैथमेटिकली डिफाइन करना चाहें तो इसको कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि x इज बिलोंग्स टू a सच दैट f ऑफ x बिलोंग्स टू c। अब मैंने यहाँ पर इनिशियली एक बात कही थी कि इस फंक्शन का बाइजेक्टिव होना जरूरी नहीं है। तो ऐसा मैंने क्यों कहा था वो एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। लेट्स से कि a हमारा एक फंक्शन है 1 2 3 एंड 4 एंड b हमारा एक फंक्शन है a b c d और e। ठीक है, एंड 1 हमारा a पर जा रहा है, 2 हमारा b पर जा रहा है, 3 भी हमारा b पर जा रहा है एंड 4 हमारा c के ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये हमारा सेट था b का और ये जो मैपिंग थी f के अंडर थी। अब b का एक सबसेट लेते हैं c सच दैट a b। ठीक है, ये फंक्शन क्लियरली हमारा बाइजेक्टिव भी नहीं है और बाइजेक्टिव नहीं है, विच मीन कि ये हमारा देखो सर्जेक्टिव भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर डी और ई की कोई भी प्री इमेज एग्जिस्ट नहीं करती और साथ ही साथ ये इंजेक्टिव भी नहीं है क्योंकि 2 एंड 3 दोनों की दोनों बी पर मैप कर रहे हैं। तो ये ना तो हमारा इंजेक्टिव है ना सर्जेक्टिव है। तो अब देखते हैं कि सी की जो प्री इमेज होगी वो क्या होगी। सी लेट से ए कोमा बी है जो कि सबसेट है बी का एंड एफ इनवर्स ऑफ सी हमारा क्या आएगा, इन दोनों एलिमेंट्स की प्री इमेजेस का सेट। तो ये हमारा आ जाएगा ए की प्री इमेज क्या आ रही है हमारी 1 एंड बी की जो प्री इमेज आ रही है वो हमारी क्या आ रही है 2 एंड 3। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम जो इनवर्स इमेज होती है किसी भी सेट की वो फाइंड करते हैं। यहाँ पर फंक्शन के बाइजेक्टिव होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इनवर्स इमेज फाइंड करने के लिए। तो इस तरह से हम इनवर्स इमेज फाइंड कर रहे होते हैं। अब बात करते हैं फंक्शन के यूनियन इंटरसेक्शन के बारे में कि जब हम दो सेट का यूनियन या इंटरसेक्शन लेते हैं तो फंक्शन उसके साथ कैसे बिहेव करता है। तो देखिए कि एक हमारा फंक्शन है एफ ए से बी में और T1 एंड T2 दो सबसेट हैं ए के और S1 एंड S2 जो है हमारे सबसेट हैं बी के। तो हमारे पास चार रिजल्ट निकल करके आते हैं। पहला जो रिजल्ट है एफ ऑफ T1 यूनियन T2
इज इक्वल टू एफ ऑफ T1 यूनियन एफ ऑफ T2। दूसरा हमारे पास रिजल्ट आता है एफ ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2 इज अ सबसेट ऑफ एफ ऑफ T1 इंटरसेक्शन एफ ऑफ T2। थर्ड हमारे पास रिजल्ट आता है एफ इनवर्स इमेज ऑफ S1 यूनियन S2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स इमेज ऑफ S1 यूनियन एफ इनवर्स इमेज ऑफ S2। फोर्थ रिजल्ट हमारे पास आता है एफ इनवर्स इमेज ऑफ S1 इंटरसेक्शन S2 इज इक्वल टू एफ इनवर्स इमेज ऑफ S1 इंटरसेक्शन एफ इनवर्स इमेज ऑफ S2। तो ये चार रिजल्ट हमारे पास निकल करके आते हैं और ये चारों की चारों रिजल्ट काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिए कि हमारे पास तीन जगह पर इक्वलिटी आ रही है, सिर्फ और सिर्फ इस जगह हमारा जो है सबसेट आ रहा है। तो आपको सिर्फ ये वाला रिजल्ट याद रखना है, बाकी के तीन रिजल्ट में इक्वलिटी आ रही है ऐसा याद रख लेना है। तो इन तीनों रिजल्ट का जो प्रूफ है हम लोग अभी यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, हमने इनका प्रूफ डिटेल में हमारे नोट्स में डिस्कस किया है। तो अगर आपको देखना हो तो आप वहां से जाकर के देख सकते हो। बाकी आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग ये तीनों रिजल्ट इन तीनों रिजल्ट का प्रूफ जानना कोई जरूरी नहीं है। इसका जो है एक काउंटर एग्जाम्पल होगा, वो हम देख लेते हैं कि इसको किस तरह से हम देख पा रहे हैं। लेट से कि T1 कोई एक सेट है तो T2 एक कोई दूसरा सेट है। यहाँ पर दो एलिमेंट है 2 और 3, ये दोनों एलिमेंट इसमें कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, और T1 के पास एक 1 है एंड T2 के पास 4 है, और ये दोनों ही सबसेट किसके हैं, ए के। और ए हमारा क्या है 1, 2, 3, 4। बी हमारा क्या है x, y, z। ठीक है, इस तरह से। अब देखते हैं कि T1 इंटरसेक्शन T2 क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारा आ रहा है 2, 3। ठीक है, अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं कि जहां पर ये जो है हमारा सबसेट बने ना कि इक्वल बने। तो लेट्स से कि T1 कुछ हमारा ये है 1, 2 और 3, और ये हमारा सेट हो गया बी का जहां x है, y है और z है। ठीक है, तो लेट्स से कि 1 को हम x के ऊपर भेजते हैं, 2 और 3 को हम y के ऊपर भेज देते हैं। ठीक है, इसी तरह ये तो T1 था, ये हमारा था b, ये था हमारा फंक्शन। इसी तरह ये हमारा T2 है, T2 में हमारे एलिमेंट कौन कौन से हैं 2, 3 और 4। b हमारा जो है सबसेट है, सेट है। तो यहाँ पर एलिमेंट थे x, y और z। अब 2 और 3 को अगेन हम y के ऊपर भेजते हैं, बट 4 को हम x के ऊपर भेज देते हैं। हम लोग एक काउंटर एग्जांपल जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमारी इक्वलिटी ना आए। ठीक है, तो अब देखते हैं कि f ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2 हमारा क्या आया, f ऑफ 2, 3। ये हमारा बनेगा 2 और 3 दोनों की दोनों y पर मैप कर रहे हैं, तो ये हमारा y आ जाएगा। एंड f ऑफ T1 हमारा क्या आएगा, ये हमारा आएगा x, y। और ऐसे ही हमारा जो f ऑफ T2 है वो भी हमारा क्या आ जाएगा x और y, क्योंकि 4 x पर जा रहा है और 2 और 3 y पर जा रहे हैं, तो ये x y आ जाएगा। और जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी हमारा x, y आएगा, जो कि इसके y के इक्वल नहीं है। यहाँ पर तो एक एलिमेंट है, बट इन दोनों के इंटरसेक्शन में दो एलिमेंट आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये इक्वलिटी नहीं आ रही है दोनों के बीच में। ये जो है f ऑफ T1 इंटरसेक्शन T2 जो है सबसेट बन रहा है। तो इस काउंटर एग्जाम्पल की मदद से हम देख सकते हैं कि इक्वलिटी होना जरूरी नहीं है इस केस के अंदर। बाकी तीनों केसेस को हम प्रूव कर सकते हैं और इनका प्रूफ हमने नोट्स में दिया है, वहां से जाकर के आप हमारे
ये सारी चीजें देख सकते हो। तो यहाँ पर इनवर्स फंक्शन से रिलेटेड सारी बातें खत्म होती हैं। बट हम लोगों ने देखा था कि कंपोजिशन जो फंक्शन था, कंपोजिट जो फंक्शन था, उसके अंदर हमने 3 रिजल्ट देखे थे जहाँ पर इनवर्स फंक्शन की इन्वॉल्वमेंट थी। तो हमने वो सारे उस टाइम पर स्किप कर दिए थे, तो अभी चल करके उन सारे फंक्शंस को देखते हैं। तो यहाँ पर था कि आइडेंटिटी एंड इनवर्स फंक्शन, ये था हमारा एफ ए से बी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है, और जी से जी बी से ए भी एक बाइजेक्टिव फंक्शन है और इसका इनवर्स है, ठीक है। जी क्या है हमारा, इनवर्स फंक्शन है एफ का, ठीक है। तो जो एफ ऑफ जी होता है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन होता है। कैसे? आइडेंटिटी फंक्शन को पहले डिफाइन कर लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन, लेट्स से कि ए से बी में अगर कोई आइडेंटिटी फंक्शन है तो इसका मतलब होता है आई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, ये ए से ए में ही जाते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है ए से ए में ही जाते हैं फॉर ऑल एक्सेस बिलोंग्स टू ए, ठीक है। जो भी इनका डोमेन होता है उसी मतलब कि ये जो एलिमेंट है डोमेन होता है वही इसका कोडोमेन भी होता है। ये जो है जहां से ये एक्स को एक्स पर ही लेकर के जाता है, मतलब जहां से ये मैप कर रहे हैं उसी उसको उसी एलिमेंट पर लेकर के जा रहे होते हैं। तो इस तरह के फंक्शन को बोलते हैं हम आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो आइडेंटिटी फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि ये एफ ऑफ जी हमारा आइडेंटिटी बनता है कि नहीं बनता। एफ ऑफ जी जो है, जी ऑफ एक्स हमारा क्या बनेगा, जी क्या है हमारा, इनवर्स फंक्शन है एक्स, जी जो है हमारा इनवर्स है एफ का। और अगर हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई है तो एफ इनवर्स ऑफ वाई हमारा क्या आएगा, एक्स आएगा। और अगर एफ इनवर्स ऑफ एक्स हमारा वाई आ रहा है तो जो हमारा एफ ऑफ वाई आएगा वो क्या आएगा, एक्स आएगा, ठीक है। तो इस तरह से एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स आ रहा है और ऑल एक्सिस बिलोंग्स टू ए। तो ये जो है हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन हो गया। सिमिलरली ये जो जी ऑफ एफ भी होता है वो भी हमारा एक आइडेंटिटी फंक्शन हो जाता है। एफ ऑफ जी का डोमेन बी है तो यहाँ पर ये एक्सिस बिलोंग्स टू बी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों जो फंक्शन होते हैं वो आइडेंटिटी फंक्शन बन जाते हैं। जो कंपोजिशन होता है इनवर्स फंक्शन का वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है। तो इसको अगर हम ओवरऑल लिखना चाहें, कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन विथ इट्स इनवर्स यूज एन आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ एक रिजल्ट हो गया आपके लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट रिजल्ट के बारे में। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि एफ जो है ए से बी में एक फंक्शन है, जी हमारा बी से सी में कोई फंक्शन है, और दोनों की दोनों क्या है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। देन देयर कंपोजिशन जी ऑफ एफ बी जो होगा वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। कैसे होगा वो देखते हैं। लेट्स से कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2 है और ये दोनों एलिमेंट x1 कोमा x2 जो है हमारा बिलोंग करते हैं a में। जी ऑफ एफ हमारा a से c में डिफाइन हो रहा है ना, तो हम ये दोनों एलिमेंट a के लेते हैं। अब देखते हैं जी ऑफ एफ ऑफ x1 क्या आ रहा है हमारा, ये हमारा आएगा एफ ऑफ x1, ठीक है। और जी ऑफ एफ ऑफ x2 हमारा क्या आएगा, जी ऑफ एफ ऑफ x2, ठीक है। क्योंकि हमारा f जो है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, बाइजेक्टिव मींस इट विल बी इंजेक्टिव फंक्शन टू, ठीक है। तो ये जो y1 और y2 जहां कहीं पर भी मैप करेंगे तो ये y1 इज नॉट इक्वल टू y2 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास बनेगा ये g ऑफ y1 और ये बनेगा g ऑफ y2। और अगेन ये दोनों हमारे जो है वो इंजेक्टिव फंक्शन है, तो ये दोनों भी हमारे इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि जो इंजेक्टिव फंक्शन होते हैं उनमें जब y1 नॉट इक्वल टू y2 है तो फिर g ऑफ y1 नॉट इक्वल टू भी हमारे पास g ऑफ y2 ही आएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो g ऑफ f है वो हमारा एक इंजेक्टिव फंक्शन है। सिमिलर वे में हम लोग सर्जेक्टिव भी प्रूव कर सकते हैं g ऑफ f को, कि इसकी हर एक इमेज के लिए प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी।
उसको कुछ इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर ए ये फंक्शन है, बी एक ये सेट है और ये मैपिंग है एफ, ठीक है, और जी की मैपिंग है बी से सी में, ठीक है। तो यहाँ का हर एक एलिमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं मैप कर रहा है, ठीक है, और यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट कर ही रही है, क्योंकि एफ हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। सिमिलर वे में जी भी जो है हमारा एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, तो सी के हर एक एलिमेंट के लिए यहाँ प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी और यहाँ के हर एक एलिमेंट के लिए एफ में प्री इमेज एग्जिस्ट करेगी। तो ओवरऑल ये जो है जी ऑफ एफ के अंडर में एक प्री इमेज एग्जिस्ट हमेशा की हमेशा करेगी ही करेगी, इसलिए ये जो फंक्शन है सर्जेक्टिव फंक्शन भी बन जाता है। तो इस तरह से जो हमारा अगर एफ और जी दोनों बाइजेक्टिव है तो जी ऑफ एफ भी हमारा बाइजेक्टिव ही होगा, ठीक है। एंड जो कंपोजिशन होता है उसका इनवर्स फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं आगे की चीजों के बारे में। कंडीशन फॉर कम्यूटेटिविटी इन स्पेशल केसेस, ठीक है। तो हमने इन जनरल देखा था कि जो फंक्शन का जो कंपोजिशन है ना वो कम्यूटेटिविटी होल्ड नहीं करता है, बट कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जहां पर हमारी कम्यूटेटिविटी होल्ड कर जाती है। वो कब होती है? जब हमारे ये इनवर्स फंक्शन होते हैं एक दूसरे के, तब कम्यूटेटिविटी होल्ड कर जाती है, क्योंकि इनवर्स फंक्शन के केस में ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, ये भी एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा, तो फिर उस केस में हमारे पास ये होल्ड कर ही जाएगी। ठीक है, तो आगे हमारे इनवर्स फंक्शन आ जा रहा है वापस से। यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और है जो कि मिस हो गई है हमारे पास से, वो ये है कि अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ ए से बी में और जी हमारा फंक्शन है बी से सी में, और हमें गिवन क्या है हमारे पास कि जी ऑफ एफ जो कि हमारा फंक्शन है ए से सी में, ये जो है बाइजेक्टिव है। तो हमारे पास दो रिजल्ट आते हैं। पहला क्या आता है कि एफ जो होगा वो मस्ट बी इंजेक्टिव। दूसरा रिजल्ट क्या आता है हमारे पास, जो जी होगा वो मस्ट बी सर्जेक्टिव। यहाँ पर आपने नोट किया है कि हमने एफ के बारे में, एफ के सर्जेक्टिव होने के बारे में बात नहीं की है और जी के इंजेक्टिव होने के बारे में बात नहीं की, और वो क्यों जरूरी नहीं है वो भी देखते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, उसकी मदद से हम ये सारी चीजें देख पा रहे होंगे। लेट्स से 1 2 3 एंड 4, एंड ये हमारा सेट ए है और ये हमारा सेट बी है, ए बी सी और डी, और ये हमारा सेट है सी, एक्स वाई जेड, ठीक है। यहाँ पर 1 जा रहा है ए पर, 2 जा रहा है बी पर, 3 जा रहा है सी के ऊपर, और 4 जा रहा है हमारा वापस से सी के ऊपर, ठीक है। तो और ए जा रहा है हमारा एक्स के ऊपर, बी हमारा जा रहा है वाई के ऊपर, और सी हमारा जा रहा है जेड के ऊपर, ठीक है। अब हमने एफ को इंजेक्टिव बना दिया है, ठीक है। तो हमारे पास देखिए जी ऑफ एफ ऑफ 3 क्या आएगा, ये बनेगा एफ ऑफ 3, एंड एफ ऑफ 3 हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एफ की मैपिंग थी, ये हमारे पास जी की मैपिंग थी। तो एफ ऑफ 3 हमारे पास आ रहा था सी, ठीक है। तो जी ऑफ सी हमारे पास क्या आ रहा है, और जी ऑफ सी हमारे पास आ रहा है जेड, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ 3 की वैल्यू हमारे पास आ रही है जेड, और जी ऑफ एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी हमारे पास क्या आएगी जेड, क्योंकि 4 हमारे पास सी पर जाएगा और सी हमारे पास जेड पर जाएगा।
तो इस केस में तो ये फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव रहा ही नहीं। ठीक है, तो एफ का इंजेक्टिव होना तो जरूरी है ही, अगर एफ इंजेक्टिव नहीं होगा तो फंक्शन बाइजेक्टिव होगा ही नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जी के सर्जेक्टिव ना होने के बारे में। ठीक है, तो लेट्स से कि जो जी है यहाँ पर ये डी, हाँ जो जी है, एक दूसरा फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा डी हो गया, और ये हमारा सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक्स वाई और जेड, यहाँ ए बी सी 1 2 3 एंड 4, 1 ए पर गया, ये बी पर गया, ये सी पर गया, और ये डी पर गया, एंड एक्स। इस तरह से कुछ बना दिया हमने फंक्शन। ओके, अब देखिए कि अगर यहाँ पर जी जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है, तो जो हमारी जी ऑफ एफ की मैपिंग भी जो होगी ना वो सर्जेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि जी ऑफ एफ का जो कोडोमेन है वो हमारा क्या आ रहा है, सी आ रहा है, और सी के जेड के लिए तो हमारी कोई प्री इमेज एग्जिस्ट ही नहीं कर रही, तो इसलिए हमारा जो जी होगा उसको सर्जेक्टिव होना ही होना पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जी के इंजेक्टिव होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि अगर यहाँ पर इस केस में ये डी भी अगर जेड पर जाता है, तो ये देखिए जेड के लिए जी के इंजेक्टिव होने से इसके बाइजेक्टिव होने पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम यहाँ से 4 को हटा देते हैं, लेट्स से यहाँ 4 है ही नहीं, यहाँ पर सिर्फ हमारे पास 3 एलिमेंट है, 1 2 एंड 3। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास 4 एलिमेंट है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब देखिए जो जी ऑफ 1 है वो हमारा x बनेगा, जी ऑफ 2 जो है हमारा वो हमारा y बनेगा, और जी ऑफ 3 जो है हमारा z बन जाएगा, क्योंकि 3 सी पर जा रहा है और सी जेड पर जा रहा है। तो जी जब इंजेक्टिव नहीं भी है तब भी हमारा जी ऑफ एफ जो है वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है, क्योंकि हर एक के लिए मैपिंग अलग अलग जगह हो रही है, और दूसरा कि सी की हर एक वैल्यू के लिए हमारे पास प्री इमेज एग्जिस्ट कर रही है। तो यहाँ पर देखिए कि जी जब इंजेक्टिव नहीं भी है तो भी फंक्शन हमारा बाइजेक्टिव हो गया, तो जी के इंजेक्टिव होने से फर्क नहीं पड़ता है। इन सिमिलर वे एफ के सर्जेक्टिव होने या नहीं होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि लेट्स से कि अगर यहाँ पर हम मानते हैं कि ये जो 4 की जगह ये जो है 1 2 3 4 है, एंड 4 भी हमारा सी पर ही मैप कर रहा है और 3 भी हमारा सी पर ही मैप कर रहा है। ठीक है, इन दैट केस जो फंक्शन होगा वो हमारा यहाँ पर ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है, लेट्स से 4 है ही नहीं। 4 है ही नहीं, और ये सिर्फ और सिर्फ सी पर मैपिंग हो रही है। सेम फंक्शन ले लेते हैं, इसी फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, कि यहाँ पर ये देखिए कि एफ जो है वो सर्जेक्टिव नहीं है, फिर भी जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव बन रहा है, क्योंकि 1 2 3 सी तक ही जा रहा है, डी के लिए तो कोई प्री इमेज है ही नहीं। तो जो एफ है हमारा इंजेक्टिव फंक्शन, एफ जो है हमारा यहाँ पर सर्जेक्टिव नहीं है, जो ये फंक्शन बन रहा है यहाँ पर एफ हमारा सर्जेक्टिव नहीं है, और जी हमारा इंजेक्टिव नहीं है। ठीक है, फिर भी जो ये फंक्शन है पूरा ये पूरा ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा हमारे पास केवल दो ही कंडीशन आती है कि जब जब जी ऑफ एफ हम अगर हमारा बाइजेक्टिव है तो एफ इंजेक्टिव होगा और जी सर्जेक्टिव होगा। ये दोनों कंडीशन तो जरूरी है जी ऑफ एफ के बाइजेक्टिव होने के लिए, बाकी ये दोनों कंडीशन जरूरी नहीं है कि एफ का सर्जेक्टिव होना या जी का इंजेक्टिव होना। तो बस यही थी सारी बातें कंपोजिशन फंक्शन के बारे में और इनवर्स फंक्शन के बारे में।
होपफुली आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, या हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप वहाँ पर आपके डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पर आपको हमारे फ्री टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो यहाँ यहाँ से जाकर के आप हमारी इन सारी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो। साथ ही साथ आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ भी हम आपको फ्री टेस्ट और स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। बाकी ये हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। अगर आपको कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो हमारी कोचिंग से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड, तो आप लोग हमें यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर टुडे। मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। बड़ा ही आसान है। अब देखते हैं आगे की बाकी प्रॉपर्टीज के बारे में।